बच्चों आज हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं लाइट को। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के बराबर होती है और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। और लाइट की स्पीड को जब हम उसे वेव की तरह कंसीडर करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कैन बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, यानी कि किसी भी लाइट की जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो किससे जानी जाती है? फ्रीक्वेंसी से। क्योंकि वेवलेंथ और स्पीड, ये जो स्पीड है ये हमने वैक्यूम में बोलते हैं। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? तो यहां पर ये अज्यूम करते हैं हम कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। यहां पर लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए मानते हैं और इसको कई बार रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, वी कंसिडर्ड हेयर लाइट टू बी ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। रे किसको बोलते हैं बच्चों? रे इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। जिस पाथ में लाइट ट्रेवल करती है उसको हम रे बोलते हैं और बंडल ऑफ रेज को हम बीम बोलते हैं। जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, बट एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन बच्चों क्या होता है? व्हेन लाइट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम आफ्टर टचिंग द सरफेस एंड दैट सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि कोई भी सरफेस है और लाइट इंसिडेंट होती है और उसको टच करके वापस हो जाती है, तो जहां से आई, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम के अंदर ही है। यानी कि मीडियम चेंज नहीं होता है। यानी कि स्पीड, जब मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी, तो स्पीड यहां पर सेम रहती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब जैसे कि हमने बोला इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंट रे क्या होती है? अ रे कमिंग टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सरफेस फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। यानी कि कोई भी रे जब ऑप्टिकल सरफेस की तरफ आती है किसी भी सोर्स से, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट। यानी कि ये कहां तक, कहां की तरफ आ रही है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही है, अप्रोच कर रही है। दूसरा होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। इट इज अ रे रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सरफेस। तो यहां से क्या होगा? इस सरफेस से ये वापस रिफ्लेक्ट होगी। तो जो ये आप देखो, ये जो इंसिडेंट रे थी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अप्रोच करती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो टच होने के बाद रिफ्लेक्टेड बैक होती है। अब ये नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एन इमेजिनरी लाइन, इट्स एन इमेजिनरी लाइन perpendicular to the reflecting surface and the intersection of incident and reflected ray। बच्चों हम जैसे मान लेते हैं एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको हम मिरर बोलते हैं, यहां पर एक इंसिडेंट लाइट आती है और यहां पर एक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक लाइन खींचेंगे और जो किसके परपेंडिकुलर होगी? आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और इसको नॉर्मल बोलेंगे। ओके, इट्स इमेजिनरी लाइन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? पहला लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होती है। यानी कि अगर 2D प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये आपका मिरर है, तो आपकी ये इंसिडेंटेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड से जो प्लेन करेगा तो नॉर्मल भी उसी में लाई करेगी। ये दूसरे में नहीं जा सकती, दूसरे प्लेन में नहीं जा सकती। सेकंड की बात करें, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। देख लेते हैं इसको। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
यहां पर एक आपको मिरर दिया हुआ है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जाती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और वहां से टकराने के बाद वापस आती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे मेजर करते हैं बच्चों? तो हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने बात करी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक परपेंडिकुलर डालें विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन डाली हुई है, उसको नॉर्मल बोलते हैं। अब जो भी हम एंगल होंगे, हमने बोला था कि जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, बस बच्चों इसका बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ ऑप्टिक्स में, जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट जनरली हमें मैथमेटिक्स में या कहीं पर कोऑर्डिनेट एक्सिस और पार्टिकल के बारे में हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं। ओरिजिन पर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी की भी पोजीशन वेक्टर या किसी का भी डिस्टेंस लेते हैं। तो जब भी डिस्टेंस मेजर करना होता है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, और जब भी एंगल मेजर करना होता है तो हमें एक रेफरेंस लाइन लेनी होती है। तो जब भी हम इस लाइन का एंगल मेजर करेंगे तो वी विल कंसीडर रेफरेंस लाइन एज ए नॉर्मल, क्योंकि रेफरेंस लाइन से ही आप क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। बाई कन्वेंशन मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन लेते हैं, कोई भी एंगल एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। बट ऑप्टिक्स में हम किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, नॉर्मल के, क्योंकि एंगल हमें एक रेफरेंस लाइन के रेफरेंस में बताना होगा। ओके, दिस एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड, यानी कि ये दोनों रे इक्वली इंक्लाइंड होती है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर एक रो रे होगी, आप बहुत सारी रे ले ले, अगर ये ले लेंगे तो ये रिफ्लेक्शन होगा, दे विल हैव द इक्वली इंक्लिनेशन। ओके, नाउ द एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पर बच्चों आप देख सकते हो ये डेल्टा बनाया हुआ है, डेल्टा बनाया हुआ है, डेल्टा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या मीनिंग है कि जो हमारी इंसिडेंट रे जो इस रास्ते जानी थी, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो ऐसे, यानी कि इसका रास्ता बदल गया, ये डेविएट हो गई है, अपने पाथ से डेविएट हो गई है। और जितना भी ये डेविएशन होता है ओरिजिनल पाथ से, जो डेविएशन होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल बनेगा, दिस इज द एंगल एंड इट इज कॉल्ड डेविएशन। अब यहां से आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन में ये पूरा एंगल बनता है पाई। ओके, अब ये डेल्टा को हम बोल सकते हैं पाई माइनस ये दो एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पाई माइनस इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्शन, ये दो एंगल को माइनस कर देते हैं तो हमें ये डेल्टा आ जाएगा। और हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होते हैं, तो हम इसको 2i बोल सकते हैं। तो प्लेन मिरर यानी कि प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा आपका, उसमें हमेशा डेविएशन का फॉर्मूला कैसा बनेगा, पाई माइनस 2i, इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा। इसको एक ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। डेविएशन को आप वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और इंसिडेंट को आप, एंगल ऑफ इंसिडेंट को एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज पाई माइनस 2, और एक्स एक्सिस ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी पाई माइनस 2x, जिस लाइन का स्लोप वाई एक्सिस पर क्या है, यहां पर डेल्टा है और एक्स एक्सिस पर आई है। तो इस लाइन का स्लोप आप देख सकते हैं -2 होगा और इंटरसेप्ट पाई होगा पॉजिटिव। तो इस लाइन का अगर आप स्लोप देखेंगे, द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप इक्वल्स टू -2। ये पाई से स्टार्ट होगी, यानी कि आई को अगर 0 कंसीडर कर लो तो डेल्टा इक्वल्स टू पाई होगा, बिल्कुल डेफिनेटली।
और आई को अगर पाई बाई टू कंसिडर कर लें तो डेल्टा जीरो होगा। ऐसे जा सकता है। ओके, तो आई इक्वस टू पाई बाई टू हो का मतलब है कि अगर आपका ये नॉर्मल है, आई इक्वस टू पाई बाई टू का मतलब है कि यहां से पाई बाई टू एंगल पर, यानी कि इट इज गोइंग पैरेलल टू द मिरर। मिरर के पैरेलल जाएगा तो कोई डेविएशन होगा नहीं, वो सीधे के सीधे चला जाएगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, और इंसिडेंट एंगल इक्वस टू जीरो। इंसिडेंट एंगल का जीरो का मतलब है कि ये नॉर्मल है और नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट कर दी गई लाइट। तो अब नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट कर दी गई तो आपका क्या होगा, आई जीरो हो जाएगा, तो आर भी जीरो होना चाहिए। आर भी जीरो होगा तो ये रिफ्लेक्टेड इसी लाइन में हो जाएगी। तो इंसिडेंट ऐसे हुई थी और रिफ्लेक्टेड वापस ऐसे हो गई, तो आप देखेंगे इसका डेविएशन पाई हो गया। जब इंसिडेंट एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो डेविएशन आप पाई यहां से इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि अगर एक रे की डिफरेंट या मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाए तो डेल्टा कैसे निकालते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मान ले लेते हैं ये आपका इंसिडेंट है और यहां पर ये M1 यानी कि मिरर 1 रखा हुआ है, यहां से ये रिफ्लेक्शन होता है, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, इसको हम बोलेंगे डेल्टा 1। और आप देखेंगे कि अगर ये टुवर्ड्स राइट आ रही है और ये मिरर आ जाता है तो इसका जो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन है। दूसरा आप देखेंगे कि यहां पर दूसरा मिरर आ जाता है, तो यहां पर फिर से इस ये जो इंसिडेंट लाइट होगी फिर से ये डेविएट होके इस एंगल पर जा रही है, तो फिर से आप डेविएशन जो देखेंगे दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रे इस तरफ जाना चाहिए था। तो आप देखेंगे पहला डेविएशन भी एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा डेविएशन भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो टोटल डेविएशन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो टोटल डेविएशन को आप कैसे निकालोगे, अगर इन दोनों का एंगल लो, इसको अगर एक्सटेंड कर दें हम, तो ये एंगल, यानी कि इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें, ये आपका ये जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड का है और ये इंसिडेंट का है, तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये डेविएशन होगा, पूरा डेविएशन। आओ एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज करो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से करना। सपोज करो आपको दो मिरर दे रखे हैं, लेट से M1 एंड M2। दोनों मिरर के बीच में एंगल है, दे आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। अब यहां पर एक इंसिडेंट रे आती है और उसके दो रिफ्लेक्शन होते हैं। वी नीड टू फाइंड द डेल्टा आफ्टर वी नीड टू फाइंड डेल्टा आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। दो रिफ्लेक्शन के बाद हमने इसका डेविएशन निकालना है। यहां पर आप देखेंगे ये इंसिडेंट लाइट और ये मिरर 1, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और दिस इज एंगल इज I1। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। रिफ्रैक्टेड रे M2 पर इंसिडेंट होगी और फिर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और फिर ये सेकंड रिफ्लेक्शन होगा और फाइनल आपकी रिफ्लेक्शन ये आ जाएगी। तो यहां पर आप देखो, डिविएशन की बात करें, तो डिविएशन की बात करें तो पहला डिविएशन ये हुआ है डेल्टा 1 और दूसरा डिविएशन हुआ है डेल्टा 2। तो टोटल डिविएशन हमने निकालना है, यानी कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज पाई माइनस I1 इंसिडेंट एंगल 1, सॉरी पाई माइनस 2I1, पाई माइनस 2I1 डेल्टा 1 होगा। और आप देख सकते हैं यहां पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों ऐड हो रहे हैं। दूसरा क्या होगा, दैट इज पाई माइनस
2i2। ओके, अब यहां पर हमारे पास टोटल आ जाता है 2 पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ i1 प्लस i2। ये टोटल हमारे पास डिविएशन यानी कि डेल्टा आने वाला है, डेल्टा जिसको। अब यहां पर i1 i2 और थीटा का हम रिलेशन देखते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, आपको ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी में हम यहां पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी में अभी आप एंगल देखेंगे, एंगल ए यानी कि एंगल ए ओ बी आप देखेंगे, दिस इज, ये पूरा 90 डिग्री और ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंट के बराबर होगा। दिस इज i1, पूरा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसमें से i1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल होगा 90 माइनस i1। ओके, दूसरा एंगल आप एंगल ए बी ओ देखोगे, यानी कि ये एंगल, तो आप ये देखेंगे पूरा एंगल ये 90 डिग्री है और इसमें से i2 माइनस कर दें तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस i2, 90 माइनस i2। अब बच्चों इस ट्राइंगल में ये तीसरा एंगल थीटा बचा है और तीनों को ऐड कर देते हैं हम, तीनों एंगलों को ऐड कर देते हो, थर्ड एंगल इज थीटा, इसको ऐड कर देते हो यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए, सॉरी ए बी ओ एंड एंगल ए ओ, इट्स नॉट ए ओ बी, ये एंगल आपका होना चाहिए बी ए ओ, बी ए ओ यानी कि बी ए ओ ये एंगल होगा। ओके, तो एंगल ओ ए बी, एंगल बी ए ओ। ओके, ये एंगल ए ओ बी थीटा है, ए बी ओ आपका 90 माइनस i2 है और ये आपका 90 माइनस i1 है और तीनों का ट्राइंगल 120 हो जाएगा। अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू i1 प्लस i2 आ जाएगी, यानी कि i1 i2 का सम आपको आ गया है और यहां पर आप डिविएशन जो निकालेंगे, डिविएशन, डिविएशन दैट इज डेल्टा विच इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2i1 प्लस i2, 2i1 प्लस i2 और यहां पर इसकी वैल्यू 2 पाई माइनस 2i1 प्लस i2 को थीटा रख देंगे। तो आप याद रखेंगे इस केस में आपका जो डिविएशन होगा वो क्या होगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा होने वाला है। अब इस केस में क्या होगा कि दो रिफ्लेक्शन के बाद ये यहां पर रिफ्लेक्टेड अवे हो जाएगी, यहां पर अवे हो जाएगी, तीसरा रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। ये कंडीशन हम बोलेंगे इसको, यहां पर i1 थीटा 1 से थीटा से कम होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो इंक्लाइंड है, दोनों मिरर्स के बीच में जो इंक्लाइंड एंगल है थीटा, आपका इंसिडेंट एंगल थीटा से कम होना चाहिए, तब ये सिचुएशन होगी, यहां पर सिर्फ दो रिफ्लेक्शन होंगे और ये डेविएट होके बाहर चली जाएगी और इस कंडीशन में 2 पाई माइनस 2 थीटा आपका डेविएशन होगा। और आपने देखा है डेविएशन दोनों ही क्लॉकवाइज आए हैं, तो इसको आप डायरेक्शन भी लिख सकते हो, इट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपके डेविएशन है। ओके, सेकंड कंसीडर करते हैं, सेकंड केस, केस 2। केस 2 में हमने i1 को थीटा के इक्वल लिया है। तो बच्चों यहां पर हमने रे ट्रेस की है, यहां पर जैसे i1 अगर थीटा होगा तो बच्चों ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अब ये एंगल कोई भी अल्फा मान लेंगे आप, देखो ये एंगल i1 आया और ये एंगल 90 माइनस थीटा आया। अब इन दोनों का सम आपको देखेंगे ये 90 बन रहा है, तो थर्ड एंगल भी 90 होगा, तो यानी कि यहां पर i2 0 हो जाएगा, i1 की वैल्यू
थीटा हो गई है और I2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर डेविएशन 1 यानी कि डेल्टा 1, तो 2 पाई माइनस दैट इज पाई माइनस डेल्टा 1 को हम लिखेंगे पाई-2I1 और डेल्टा T2 को लिखेंगे पाई, क्योंकि I2 की वैल्यू 0 है, I2 की वैल्यू 0 होगी, आई हो जाएगा। तो टोटल आप देखोगे, टोटल यहां पर डेल्टा कितना होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। आप देखो पहला डिविएशन आपका क्लॉकवाइज हुआ है, दूसरे डिविएशन को आप क्लॉकवाइज मान सकते हो, दैट इज डेल्टा 2। तो पाई प्लस, तो टोटल डिविएशन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज पाई-2I -2I। सेकेंड डेविएशन पाई का हुआ है जब, और यहां पर क्या है, 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी तो ये रे बिल्कुल रिट्रेस करेगी अपना पाथ। नॉर्मल इंसिडेंट होगा, नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 होगा, रिफ्लेक्शन एंगल होगा तो इस लाइन पे रिफ्लेक्शन आएगा और वो वापस इसी पाथ पर ये रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी। यानी कि इंसिडेंट रे भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। तो जिस रास्ते आपकी रे जाएगी उसी रास्ते वापस आएगी। तो यहां पर इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट होगी। तो इस केस में आपका जो डेल्टा है दैट इज 2 पाई-2I अगेन आ रहा है, और आई की वैल्यू थीटा है, तो अगेन आप बोल सकते हो 2 पाई-2 थीटा। दोनों ही केस में 2 पाई-2 थीटा आ रहा है। थर्ड केस कंसीडर करते हैं। थर्ड केस में हम कंसीडर करते हैं कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो थीटा से बड़ा है। तो हमने केस वन में कंसीडर किया थी थीटा से छोटा है जो इंक्लाइंड एंगल है, दूसरा केस हमने कंसीडर किया कि आपका इंसिडेंट एंगल थीटा के बराबर है, और थर्ड केस में हम I1 ग्रेटर देन थीटा ले रहे हैं। इस केस में बच्चों क्या होगा, इस केस में ये इंसिडेंट एंगल है, तो यहां पर ये 90 हो रहा था, पहले तो ये 90 हो रहा था, ओके। अब यहां पर ये एंगल 90 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा होगा क्योंकि आपने इसको और ज्यादा एंगल कर दिया, इसको और ज्यादा कर दिया है, तो ये 90 से ज्यादा हो जाएगा। ये पहले 90 पर जा रहा था, एंगल बढ़ाएंगे तो ये 90 से ज्यादा आएगा, तो आपकी नॉर्मल लाइन ही आएगी। नॉर्मल लाइन ये आएगी, तो इस एंगल को आप इसको जूम करके देखें, ये आपका नॉर्मल 2 होगा, ये M1 है, दिस इज आपका मिरर 1, दिस इज और मिरर 2। ध्यान से देखो, ये I1 है तो ये भी I1 होगा, I1। और ये एंगल होगा आपका, जिसको आप बोल सकते हो एंगल BAO। BAO को आप सिंपली 90 -I1 लिख सकते हैं। और एंगल ABO, एंगल ABO को आप क्या लिख सकते हो, देखो ABO 90 के लिए तो नॉर्मल है, और नॉर्मल से I2 एंगल और है, तो यहां पर ये हो जाएगा 90 +I2, ये एंगल हो जाएगा। और थर्ड एंगल है थीटा, तो यहां पर एक रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन कैसे आएगा देखो, यानी कि तीनों का सम 180 है, तो ट्राइंगल ट्राइंगल ABO में एंगल BAO प्लस एंगल ABO प्लस एंगल AOB, AOB इज थीटा, ABO हमने 90 +I2 लिखा है, और BAO को आपने एंगल 90 -I1 लिखा है, और ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 ये रिलेशन आ जाएगा, आप देखेंगे दिस विल गिव यू 180 180 +I2 -I1 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180। यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू I1 -I2 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 -I2। अब यहां पर हम डेविएशन निकालते हैं।
बात करते हैं डेविएशन की। तो डेविएशन को हम लिखेंगे डेल्टा वन। देखो आप, ये रे आ रही है, ये डेल्टा वन। पहले हम डेल्टा वन को लिख लेते हैं। डेल्टा विल बी पाई माइनस 2i1 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डेल्टा टू को आप देखेंगे, डेल्टा टू में ये रे इधर जा रही थी और ये डेविएट, सॉरी, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये सारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई थिंक हमने ऊपर भी शायद गलती करी है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन था। दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, बट दोनों सेम थे तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा। और दिस इज नॉट क्लॉकवाइज, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये आपको रोटेट होगा। और दूसरे रिफ्लेक्शन में आप देखोगे ये क्लॉकवाइज डेविएशन होगा, क्योंकि रे ऐसे जा रही थी और अब ऐसे जाने लगी है, तो ये क्लॉकवाइज डेविएशन होगा। क्लॉकवाइज डेविएशन होगा यानी कि डेल्टा टू को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस 2i2। दिस इज क्लॉकवाइज। तो अब देखो आप, यहां डेल थीटा की वैल्यू i1 माइनस i2 है, यानी कि आपका थीटा वन, सॉरी, i1 इज ग्रेटर देन i2। i1 ज्यादा है, i1 क्या है, ज्यादा है। i1 ज्यादा है तो ये छोटा एंगल होगा और ये बड़ा एंगल होगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज्यादा एंगल होगा। तो एक क्लॉकवाइज आया है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो ज्यादा है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। तो टोटल हम डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू लिख सकते हो, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम डेल्टा टू को पॉजिटिव मानेंगे, और डेल्टा वन को नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। डेल्टा टू की वैल्यू पाई माइनस 2i2 और डेल्टा वन की वैल्यू पाई माइनस 2i1। इसको सॉल्व करेंगे, पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव यू 2i1 माइनस i2। ये वैल्यू आ जाएगी आपके टोटल डेविएशन की। और इस डेविएशन को चूंकि हमने पहले निकाल चुके हैं, ये आपकी थीटा की वैल्यू i1 माइनस i2 है, तो सिंपली 2 थीटा आपका डेविएशन हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लेंगे, 2 थीटा होगा, और कौन सी डायरेक्शन में होगा बच्चों, कौन सी डायरेक्शन में होगा, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसमें होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। फर्स्ट केस में जब हमारा i1 वाज लेस देन थीटा, तो डेल्टा की वैल्यू आपकी 2 पाई माइनस 2 थीटा। i1 केस 2 में i1 इक्वल टू थीटा आया था, तो डेल्टा की वैल्यू 2 पाई माइनस 2 थीटा, अगेन 2 थीटा ही आई थी। और यहां पर i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और रिट्रेस करती है पाथ को। थर्ड केस में हमने क्या निकाला है कि इफ i1 ग्रेटर देन थीटा, तो डेल्टा की वैल्यू आपकी i1 माइनस i2 का ट्वाइस, एंड विच इज इक्वल्स टू 2 थीटा, सिर्फ 2 थीटा आती है। ओके, तो आप इस तरह से याद कर लेंगे कि कौन सी कंडीशन है, उसी कंडीशन में आप सीधे डेविएशन निकाल देंगे। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। यानी कि M1 M2 आपको दे रखे हैं और आपको यहां एंगल थीटा दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, आपको डिविएशन निकालना है, डिविएशन निकालना है, और रे डायग्राम आपको दे रखा है। तो बच्चों, ये रे डायग्राम से आप देख सकते हो दो रिफ्लेक्शन के बाद बाहर जा रही है, तो ये कंडीशन कैसी होगी कि I1 थीटा से छोटा हो, I1 थीटा से छोटा होगा, तो यहां पर आप सीधे, आप देखो, ये आपका पहला होगा, तो पहले आप देख सकते हो दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डेल्टा वन, दिस इज डेल्टा वन। दूसरा डेल्टा आप देखोगे, अगेन दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन को आप लिख सकते हो पाई माइनस 2i1, और दूसरे को भी लिख सकते हो पाई माइनस 2i2, ऐसे लिख सकते हो। तो फाइनली आपके पास 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये आपका डेविएशन आ सकता है। आप डायरेक्ट ये आपका डेविएशन आ जाएगा और आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहां पर दो इंक्लाइन मिरर्स दे रखे हैं M1 और M2, दोनों के बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आती है और यहाँ से दो बार रिफ्लेक्शन होके वो ऐसे चली जाती है। तो आपको दोनों के बीच में ये एंगल थीटा बताना है। तो बच्चों दो बार रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डेल्टा। डेल्टा हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा। 2 पाई माइनस 2 थीटा यानी कि 360 डिग्री, और 2 थीटा को हम लिख देंगे 2 × 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री, और ये आ जाएगा 240 डिग्री। डेविएशन होगा हमारा 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब यहां से देखेंगे दिस इज द डेविएशन, और ये डेविएशन हुआ है क्योंकि पहले एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर दूसरे केस में भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये रे जिस पाथ पे आ रही थी उससे दो बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये यहां चला जाएगा। अब इस पूरे एंगल को अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन प्लस थीटा, यानी कि आप इसको पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो। आपको क्या लिख सकते हो इसको? पाई प्लस थीटा। तो आप 240 को पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो। पाई प्लस थीटा कैसे लिखा? देखो ये इतना एंगल पाई हो गया और ये एंगल थीटा हो गया, तो ये डेविएशन पाई प्लस थीटा के बराबर होगा, एंड विच इज 180 डिग्री प्लस थीटा। यहां से आप सॉल्व करोगे थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा 60 डिग्री आके हम क्या कंक्लूड करेंगे? देखो थीटा 60 का मतलब है जो आपके मिरर्स के बीच में एंगल है वही आपकी रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल है। यानी कि ये रे आपको इसके पैरेलल दिखेगी और ये रिफ्लेक्टेड रे दूसरे के पैरेलल दिखेगी। यानी कि आप इसमें कह सकते हो डायरेक्ट, आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आपको दो मिरर दे रखे हैं, दो मिरर इस केस में आपको दे रखे हैं, और एक रे किसी के पैरेलल आती है, लेट से इसके पैरेलल आती है, ओके, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये दूसरे के पैरेलल जाएगी, और जितना ही एंगल ये होगा थीटा, वही एंगल इन दोनों के बीच में होगा। लेट से दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्ट। यानी कि अगर रे एक के पैरेलल आ रही है तो वो दूसरे के पैरेलल रिफ्लेक्ट होके जाएगी, और ये थीटा दोनों का बराबर आ जाएगा। ओके, तो इस केस में ये हम कंक्लूड कर सकते हैं 60 डिग्री के लिए ये आ गया है। यानी कि 60 डिग्री के केस में ये हो जाएगा, थीटा अगर 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा, इस थीटा इज 60 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहां पर एक रे दे रखी है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल दोनों के बीच में 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलरी परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल इंसिडेंट होती है और नॉर्मल इंसिडेंट से रिट्रेस करती है इसका पाथ। तो यहां पर आपको पूछा हुआ है आई कितना होगा। तो बच्चों आपको याद होगा ये केस हमारा सेकंड वाला केस था, और जहां पे आई की वैल्यू I1 यानी कि इंसिडेंट M1 पर जो इंसिडेंट एंगल था, I1 हमारा थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री आ जाएगी। इस केस में हम कह सकते हैं कि आपका I1 ऑलवेज थीटा के बराबर होगा। नेक्स्ट थिंग इज रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन हम देखेंगे। फर्स्ट केस में हम करते हैं कि इंसिडेंट रे इज रोटेटेड और मिरर को फिक्स किया हुआ है।
तो अगर मिरर को आप फिक्स कर रहे हैं और सिर्फ इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन कैसे होगा? तो ये सिचुएशन कंसीडर करिए, ये आपको मिरर दे रखा है, ये इसका नॉर्मल हो गया और ये इंसिडेंट रे I1 हम बोल रहे हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे R1 हो जाएगी। तो यहां पर आप देखो, इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, यानी कि इंसिडेंट को आपने I2 कर दिया, यानी कि डी थीटा से आपने रोटेट कर दिया। डी थीटा से रोटेट करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? थीटा प्लस डी थीटा। तो नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी थीटा प्लस डी थीटा पर होगी और ये आपकी R2 हो जाएगी। तो यानी कि ये आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो आप इसको कह सकते हो कि इफ इंसिडेंट, इस केस में आपको ये कंसीडर करना है कि मिरर इज फिक्स्ड, मिरर को कोई भी रोटेशन नहीं दिया हुआ, मिरर मिरर इज फिक्स्ड, मिरर फिक्स है। इंसिडेंट रोटेटेड थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रिजल्ट क्या होगा इसका? रिजल्ट होगा रिफ्लेक्टेड रे, refracted ray, this is the ray, rotated by theta in clockwise direction, clockwise direction। तो विद रिस्पेक्ट टू आपका, अगर आपका क्या है, मिरर फिक्स है, तो कई बार क्या होगा, ये कांस्टेंट रोटेशन देंगे अगर एंगुलर वेलोसिटी से दे दें। तो अगर आपको इंसिडेंट इंसिडेंट रे रोटेटेड बाई ओमेगा इन क्लॉकवाइज, अगर इसको ऐसे कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा, वो भी ओमेगा से रोटेट होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। आप ये ध्यान रखना कि अगर सिर्फ इंसिडेंट रे को आप कॉन्टिन्यूस रोटेट कर रहे हो ओमेगा से, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे भी ओमेगा से रोटेट होती जाएगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये ध्यान रखना है। और इसमें केस कौन सा है, आपको मिरर को कोई रोटेशन नहीं दिया गया। ये केस 2 में स्टडी करते हैं जब हम मिरर को रोटेट करते हैं। मिरर को रोटेट कर रहे हैं, यहां पर देखो मिरर इज रोटेटेड, केस 2 मिरर इज रोटेटेड। मिरर को रोटेट किया है, इंसिडेंट इज फिक्स। इसको थोड़ी सी ज्योमेट्री है, आपको इसको देख ले बच्चों। यहां पर हमने मिरर वन कंडीशन कंसीडर करी है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइन है तो बहुत क्लटर्ड हो गया है। उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने बस ये लाइन देखनी है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये आपका मिरर है M1। अब आपने मिरर को थोड़ा सा एंगल रोटेशन दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अल्फा एंगल ऐसे कर दिया। तो अगर मिरर को रोटेट करेंगे तो आपका नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा, नॉर्मल भी क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। और इसको हम बोल सकते हैं ये एंगल अल्फा से ही रोटेट होगा। अब इंसिडेंट को आपने रोटेट नहीं किया है, तो पहले जो एंगल वो थीटा था, अब वो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो पहले एंगल थीटा था तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। आपने देखा पहले ये रोटेटेड का एंगल, यानी कि नॉर्मल से ये एंगल थीटा था, तो अब यहां से ये जो R2 आएगी, ये R1 है और ये R2 है। अब ये N2 के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, अल्फा प्लस थीटा, यानी कि ये एंगल अल्फा प्लस थीटा हो गया तो ये भी अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, ये भी अल्फा प्लस थीटा हो गया। अब ये देखते हैं इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। आप देखो ये अल्फा प्लस थीटा है, ओके। और अगर मैं N1 से कंसीडर करूं तो ये 2 अल्फा प्लस थीटा होगा, क्योंकि
दिस इज अल्फा प्लस थीटा, और n1 n2 में ये अल्फा और ऐड कर दो तो ये 2 अल्फा प्लस थीटा होगा। ओके, 2 अल्फा प्लस थीटा होगा, और n1 से r1 को देखूं तो ये थीटा है, यानी कि n1 के रेस्पेक्ट में ये थीटा है और n1 के रेस्पेक्ट में ये 2 अल्फा प्लस थीटा है। तो r1 r2 के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अब इसमें देखने वाली बात है कि अगर मिरर को रोटेट करोगे अल्फा, मिरर को अगर रोटेट करोगे आप अल्फा इन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वट एवर, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी 2 अल्फा से, ये ध्यान रखना, 2 अल्फा से, एंड दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि मिरर को आपने ओमेगा दिया है लेट से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी 2 ओमेगा से, एंड दैट टू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। अगर आपने मिरर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा से रोटेट कर दिया तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 ओमेगा से रोटेट होती नजर आएगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। ऐसे करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वट एवर। ओके, ये हमने फिर से यहां पर गलती करी है, दिस इज क्लॉकवाइज ओनली। ओके, सो दिस इज क्लॉकवाइज ओनली, हम एंटी क्लॉकवाइज यानी इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो आप इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे तो ये भी क्लॉकवाइज में रोटेट होता जाएगा। तो जो आपका रिलेशन थीटा का होता है वही रिलेशन ओमेगा का होता है, क्योंकि इसको टाइम से डिवाइड करके आपको ओमेगा आ जाएगा। एक क्वेश्चन में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम देखते हैं। यहां पर ये कहा गया है अ मिरर इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि आपने एक मिरर बना लिया, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हैं with angular velocity omega. An incident is also rotated in the same sense, wow, in the same sense with same angular velocity. Okay, तो हम ये एक नॉर्मल बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज नॉर्मल, और ये इंसिडेंट, और इंसिडेंट को भी आप ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और दोनों को, इनको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो हम यहां पर दो इफेक्ट हैं, यहां सॉल्यूशन में दो इफेक्ट हैं। फर्स्ट इफेक्ट होगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ इंसिडेंट। तो इंसिडेंट का आपका क्लॉकवाइज ओमेगा, इंसिडेंट का रोटेशन है, इंसिडेंट is rotated with omega and which is in clockwise direction, which will implies reflected ray will be also rotated omega but it is in anti-clockwise direction. ओके, दूसरा इफेक्ट है यहां पर, मिरर को रोटेट किया है आपने, मिरर इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां से आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, द रिफ्लेक्टेड रे will be rotated in the same direction but with angular velocity 2 omega in clockwise direction. तो रिफ्लेक्टेड के ऊपर आपके दो टर्म आपको दिख रहे हैं, एक है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो रिफ्लेक्टेड रे पर दो पोजीशन आ रहे हैं, यानी कि 2 ओमेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि 2 ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको माइनस ओमेगा लिख सकते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो टोटल आपको आ जाएगा 2 ओमेगा माइनस ओमेगा, दैट इज ओमेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे आप देख सकते हैं, यानी कि ओमेगा को और इन दोनों को आपने रोटेट किया है, तो नेट इफेक्ट आपको क्या दिखेगा,
आपको ओमेगा से रोटेट होता हुआ दिखेगा। इसको आप बच्चों ऐसे भी देख सकते हो, देखो दोनों को रोटेट कर रहे हैं, दोनों को रोटेट कर रहे हैं, इंसिडेंट भी रोटेट हो रहा है और ये भी रोटेट हो रहा है, ये भी रोटेट हो रहा है, तो आपको ये दिखेगा, ये एंगल इनके बीच में ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी, ये भी ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ये पीछे पीछे ये भी हो रहा है, तो ये नॉर्मल भी ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा, इंसिडेंट एंगल भी, मिरर भी, नॉर्मल भी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी, क्योंकि आपने ऐसे सोचो इस पूरे सिस्टम को ही ओमेगा से रोटेट कर दिया, यानी कि आप इसको ऐसे कंसीडर कर रहे हो कि पूरे सिस्टम को ही ओमेगा से रोटेट कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपको सब कुछ ओमेगा से रोटेट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि ये आपका क्या था, मिरर था, और ये नॉर्मल, तो आपका मिरर ओमेगा से रोटेट हो रहा है और इंसिडेंट भी आपकी ओमेगा से रोटेट हो रही है, तो आपको ये सारा सिस्टम, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे भी आपको ओमेगा से रोटेट होती हुई नजर आएगी इन द सेम सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इजी सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन हमने लिया है। यहां पर अगेन इंसिडेंट को आपने रोटेट किया है 10 डिग्री से और मिरर को रोटेट कर दिया है आपने 20 डिग्री से, तो आपने रिफ्लेक्टेड का एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। तो अगेन यहां पर दो इफेक्ट होंगे, दो कॉज हैं तो दो इफेक्ट होंगे। फर्स्ट कॉज आपका क्या है, फर्स्ट कॉज है इंसिडेंट, इंसिडेंट इज रोटेटेड इन 10 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड को हम बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड क्या होगा, 10 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा, मिरर इज रोटेटेड, मिरर को आपने 20 डिग्री रोटेट किया है विच इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां से आप देखोगे तो 20 की बजाय ये 40 डिग्री रोटेट होगी, रिफ्लेक्टेड रे 40 डिग्री रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका 40 डिग्री क्लॉकवाइज में हुआ है, 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में हुआ है, तो रिफ्लेक्टेड को आप बोलोगे 40 इन क्लॉकवाइज माइनस 10 इन एंटी क्लॉकवाइज, को आप -10 लिख दोगे तो टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा 30 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका जो रोटेशन होने वाला है वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप ये 30 डिग्री, ये ओरिजिनली ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री आएगा और फाइनली ये 30 30 60 हो जाएगा, यानी कि ये आप ये देखोगे रिफ्लेक्टेड से, जो रिफ्लेक्टेड होगी R2, रिफ्लेक्टेड 1 से रिफ्लेक्टेड 2 के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री। अब यहां पर हम थोड़े से बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है। पहली एक टर्मिनोलॉजी होती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि जो इंसिडेंट रे होंगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। रियल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जब इंसिडेंट रे डाइवर्ज करेंगी तो हम उसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा जब इंसिडेंट रे कन्वर्ज करेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ये पॉइंट है, यहां से इंसिडेंट रे डाइवर्ज कर रही है, इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जो मिरर की तरफ आती हैं, अप्रोच कर रही हैं जो मिरर, तो इंसिडेंट रे हैं डाइवर्ज कर रही हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा। वर्सेस यहां पर देखो आपको ये इंसिडेंट रे कैसी कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ये इंसिडेंटेड ऑन मिरर है बट कन्वर्ज कर रही है, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये भी ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि इंसिडेंट रे कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट द इमेज, इमेज क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, और जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्टेड, तो अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिफ्रैक्टेड रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करें, इमेज डिफाइन करें। रियल कौन सा होगा, जब आपकी रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज कर रही हैं तब ये रियल होगा, और जब रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज कर रही हैं तब ये वर्चुअल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी डाइवर्ज कर रही है, क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो क्या हुआ आपका
वर्चुअल हो गया। मतलब आप देखो, इंसिडेंट रे डाइवर्ज करनी चाहिए तो रियल हो जाएगा, और इंसिडेंट रे अगर कन्वर्ज कर रही है, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे अगर कन्वर्ज कर रही है तो रियल हो जाएगा। अगर इंसिडेंट रे डाइवर्ज कर रही है, सॉरी इंसिडेंट रे कन्वर्ज कर रही है, तो आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। और अगर रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो आपका इमेज वर्चुअल होगा। तो कहने का बात है, इंसिडेंट रे रियल से डाइवर्ज करती हुई आएंगी और रियल इमेज पर कन्वर्ज होंगी, ऐसे हम बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज होंगी और इमेज पर कन्वर्ज होंगी। अगर ये ऑपोजिट हो गया तो ये वर्चुअल होगा, और ये अपोजिट हो गया तो ये वर्चुअल होगा। यानी कि इंसिडेंट वाली डाइवर्ज हो गई, कन्वर्ज हो गई, और जो रिफ्लेक्टेड थी वो डाइवर्ज हो गई, तो ये केस दोनों वर्चुअल कराएगा, ये ध्यान रखना। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। एक टर्म आता है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है बच्चों? जैसे सपोज करो ये मिरर है, मिरर में आपने क्या रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट की यहां से हम रे ट्रेसिंग में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, यहां पर ये रे ट्रेसिंग करेंगे, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई और दूसरी रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां चली गई। अब ये रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज कर रही हैं और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा और इसको बोलेंगे इमेज। आप यहाँ पर नॉर्मल डाल के देख सकते हो, यहाँ पर नॉर्मल डाल के एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये नॉर्मल n1 हो जाएगी और ये n2 हो जाएगी। दोनों एंगल बराबर हैं, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये पीछे की तरफ डाइवर्ज करती हुई इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वर्चुअल इमेज बन जाएगी। अब जिस एरिया में, एरिया इन विच द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर प्रेजेंट, इन दोनों रेज के बीच में आपकी रिफ्लेक्टेड रेज जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, ये प्रेजेंट होंगी, तो इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब होता है बच्चों, कि अगर आपका ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर यहां है, इस रीजन में है, इस रीजन में कहीं भी, ये पूरा रीजन बनेगा, इस रीजन में आपका क्या है, ऑब्जर्वर है, तो आपको इमेज दिखेगी, अदरवाइज आपको इमेज नहीं दिखेगी।